नमस्कार मित्रों। बातों बातों में की आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी अतिथि देश की जानी मानी गायिका सुश्री विराज अमर हैं, जो अहमदाबाद से आती हैं और बनारस घराने की मिश्रांत गायिका के रूप में उनकी ख्याति बहुत व्यापक है। उनके सृजन की यात्रा बहुत पड़ावों से, अनुभवों से गुजरी हुई है। उन्हें एकाधिक गुरुजनों का मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी एक बड़ी प्रतिभा, एक बड़ी प्रतिष्ठा बनाई है। गायिका के रूप में मंच पर उनकी गरिमा देखते ही बनती है। वह अहमदाबाद में रहती हैं और बनारस घराने की संगीत परंपरा की शिक्षा उन्होंने मूर्धन्य गायक बंधु पंडित राजन साजन मिश्र जी से प्राप्त की है। और पंडित राजन साजन मिश्र ने अनेक बार, अनेक अवसरों पर यह बात कही है कि जो उनकी शिष्य परंपरा है उसमें जो लोग घरानेदार गायकी को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं और बहुत निष्ठा और समर्पण के साथ साधना कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उनमें विराज अमर का नाम भी महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं जो इस समय उपस्थित हुए हैं। नीरव देसाई जी, अजय जी, अजय राठौर जी, संयम जैन जी और भी हमारे मित्र जो थोड़ी देर में आएंगे। आप सभी को बता दें कि हमारी जो एक शिष्टाचार है प्रस्तुति का, उसमें 7 बजे मैं आता हूं और 5 मिनट बाद 7:05 पर कलाकार जिनसे हम बातचीत करते हैं मैं उनको आने को कहता हूं। इस बीच हम जो हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित होते हैं उनसे हमारी औपचारिक बातचीत हो जाती है। मित्रों, ये कार्यक्रम लगातार आज 123वीं कड़ी है। अब तक हम 100 से ऊपर कलाकारों से बातचीत कर चुके हैं और एक पूरा सिलसिला हमने जिस तरह का बनाया है उसके दृष्टिगत बातों बातों में कार्यक्रम को बहुत सराहना मिली है, बहुत प्रोत्साहन मिला है। सुभद्रा देसाई जी कार्यक्रम में ज्वाइन हुई हैं, आई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके साथ हमारी बातचीत मुझे आज भी बराबर याद है और एक गुणी गायिका से परिचय होना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। सुभद्रा जी, आपको नमस्कार। सुनीता सिंह जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप इस कार्यक्रम में इस बार शायद कुछ दिनों बाद आई हैं, लेकिन अब आप बनी रहिए इस कार्यक्रम में लगातार। आपका स्वागत है। ये सभी बातचीत, ये सारे इंटरव्यू हमारे YouTube चैनल में एकत्र हैं। यदि आप हमारे नाम से YouTube चैनल को शोध करेंगे तो आप ये सारे इंटरव्यू वहाँ पर देख सकते हैं। प्रियंका जी, आपका भी स्वागत है। आप प्रायः हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हैं, रहती हैं। मैं आपका भी आभारी हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से, अपने सहयोग से, अपनी ऊर्जा से सार्थक करने का कष्ट करते रहिए। रामरथ पांडे जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आपके साथ भी हमारी बातचीत बहुत यादगार रही। आपसे हमने बहुत जोरदार आला सुने, हमारे साथियों ने सुने। इस कार्यक्रम की एक यह भी खूबसूरती है कि जो भी कलाकार हमारे बीच आते हैं वो उनकी जो भी अपनी अभिव्यक्ति है उससे वो परिचित कराते हैं। अगर हम लोग परिचित हैं तो उसका पुनर्स्मरण कराते हैं। यह एक बड़ा अनुपम एक सिलसिला बना हुआ है और मैं कोशिश करूँगा कि ये लगातार जारी रहे। विराज जी आ चुकी हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूँ ताकि हमारी बातचीत फिर आगे चलेगी। नमस्ते जी। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप?
मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम ठीक ठीक। ठाक। एकदम ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आपसे बातचीत शुरू करते हुए। साउंड आपको ठीक है ना? साउंड ठीक है? हाँ, साउंड ठीक है, आवाज़ आ रही है। ओके। हाँ, एकदम बढ़िया है, और विजुअली भी रिच है इधर भी, दोनों तरफ। तो ओके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जी। आपको बताना चाहेंगे कि ये लगभग 4 महीने से हम इस कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं, आप सबके मित्रों की मेहरबानी से, कृपा से। और इस माध्यम से हम देश के सभी गुणी कला विशेषज्ञों से और कलाकारों से जुड़े, परिचित हुए, उनकी साधना, उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना। और इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि जीवन सृजन की एक अपनी लंबी यात्रा है, जी और उस यात्रा में जो कुछ भी परिश्रम है, जो कुछ भी मेहनत है, संघर्ष है, और जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, वो सब अब जो पीढ़ी आ रही है हमारे सामने, नई पीढ़ी जो अ, शिष्य परंपरा में है आप सबके, वो ये जाने कि सब ये पथ जो है कितना कठिन भी है और कितना खूबसूरत भी है, और मेहनत के परिणाम क्या होते हैं। जी जी। तो 123वीं कड़ी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू जी। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। ये जिज्ञासा रहेगी, हम शुरुआत बहुत औपचारिक बातचीत से करते हैं। सुभद्रा देसाई जी आपको नमस्कार कर रही हैं दिल्ली से। जी जी। हेलो सुभद्रा जी। इन 3-4 महीनों में आपकी क्या गतिविधियां रही हैं, एक कलाकार के रूप में, एक गृहिणी के रूप में? बहुत मुश्किल समय है सबके लिए ऑफ कोर्स, पर संगीत की वजह से निकल जा रहा है समय। ऑफ कोर्स साधना चालू है। मेरे जो यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज है वो अभी बंद है, क्योंकि जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तभी हमारा एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स बाकी थे यूनिवर्सिटी के। तो हम्म, अभी फाइनल एग्जाम्स वगैरह नहीं हुआ है, तो सारे हम्म, स्टूडेंट्स बहुत अपसेट थे। और लगातार फोन और टेंशन और कब होगा एग्जाम्स और वो सब अनसर्टेनिटी काफी रहा। और अभी हम्म, होने जा रहे हैं एग्जाम्स, तो मतलब 4 महीने जी, का delay हो गया है सारे छात्रों के लिए। तो बहुत हम्म, मुश्किल समय रहा स्टूडेंट्स के लिए। और फिर बार बार फॉर्मेट चेंज होते रहा, कि पहले तो ये था कि मास प्रमोशन दे दे सब बच्चों को, फिर था हम्म, कि ईयर्स के एग्जाम्स लेने पड़ेंगे। तो और अब स्टूडेंट्स तो आ नहीं सकते क्योंकि सारे हॉस्टल्स वगैरह बंद है। तो बंद है, सारा बिल्कुल। ऑनलाइन एग्जाम्स, तो पहली बार परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। तो बहुत हम्म, मुश्किल है स्टूडेंट्स को, वो लिखना भी बहुत मुश्किल है। कई बच्चे वैसे हैं कि गांव में रह रहे हैं, ऑनलाइन नहीं जा पा रहे हैं। तो नहीं जा, उनके बिल्कुल। पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। आंसरिंग ऑल्सो, दे डोंट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस ऑनलाइन, वो टाइपिंग नहीं आता है उनको। तो हम्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बहुत मुश्किल है ऑनलाइन एग्जाम्स लेना। तो बार बार हम लोग फॉर्मेट बदलते रहे कि एग्जाम्स कैसे ले। फाइनली अभी हम्म, हो रहा है exam। तो जी, एक नया एक्सपीरियंस है सबके लिए, टीचर स्टूडेंट सबके लिए। हाँ। हाँ, ये और इस माध्यम में, अच्छा, इस पूरे समय में आपको उस तरह से कलाकार की तरह, कलाकार के रूप में कुछ परेशान भी किया, या आपने लगातार अपने मनोबल को बना के रखा कि इस पूरे समय से फाइट भी करना है? नहीं, बहुत बहुत बार ऐसा ख्याल आता तो है ही है। डिप्रेशन चारों तरफ है ना सुनील जी, तो मतलब हर समय वो मोटिवेशन रखना बहुत मुश्किल है। हम लोग वैसे भी कलाकार लोग तो सेंसिटिव होते ही हैं ज्यादा थोड़ा। जी, तो जी, बहुत मुश्किल है वो मोटिवेशन रखना। पर फिर भी संगीत की वजह से, वो एक इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कला की वजह से वो समय निकल गया। और हम्म, रियाज और वो सब तो चालू ही था, तो मतलब थोड़ा सा बच पाए वो डिप्रेशन से। एक ये होता है ना कि जैसे बाहर अनुकूल समय है तो हमारा हर काम में मन लगता है। अगर हम गाना भी चाह रहे हैं तो हम बहुत देर तक भी गा सकते हैं जब तक हमारा मन है। जी लेकिन हम जब बाहर के वातावरण के बारे में जानते हैं, कल्पना करते हैं, और एक जी। अजीब सी अनसर्टनिटी जैसी हमको हम महसूस होती है, तो फिर कहीं ना कहीं एक विचलन तो खड़ा होता ही है। बहुत, मैं लेकिन तो वो एम्बुलेंस का आवाज सुनती हूँ और तकलीफ होता है मुझे। तो मतलब हाँ,
वो हर समय वो टेंशन की लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं ना, तो हाँ, मोटिवेशन रखना बहुत मुश्किल है कलाकारों के लिए। इस दरमियान ये जो आप अचानक से लॉकडाउन आया होगा, तो ये जो मार्च के पहले दूसरे सप्ताह की गतिविधि है कि सब कुछ स्टॉप हो गया, लेकिन आप जरा याद करेंगे कि मार्च के पहले सप्ताह में कहाँ कहाँ की तैयारी थी, कहाँ कहाँ जाने वाली थी आप? एक दो महीने के कार्यक्रम बने होंगे। जी, दिल्ली में एक प्रोग्राम था, बनारस में एक प्रोग्राम था और हम्म, बैंगलोर में एक प्रोग्राम था। 3 प्रोग्राम्स तो कैंसिल हुए मार्च के दौरान, हम्म, फरवरी मार्च। और फिर तो मार्च के बाद भी मतलब अनसर्टेनिटी बना था कि करेंगे प्रोग्राम कि नहीं करेंगे, पर आफ्टर मार्च तो हम्म, मतलब बिल्कुल पक्का हो गया कि सारे प्रोग्राम्स कैंसिल ही हो जाए। फिर बाहर हम्म, का प्रोग्राम बना था, जून में लंदन जाने का प्रोग्राम था, तो वो हम्म, टूर कैंसिल हो गया 1 हफ्ते का। हम्म, तो मतलब काफी लॉस इमोशनली तो हुआ ही, क्योंकि वो सारा हम्म, प्रोग्राम कैंसिल होने से एक इमोशनल सेटबैक तो आता ही है। पर बिल्कुल बिल्कुल सर। पर वो अनसर्टेनिटी था कि अब होगा नहीं होगा, कब होगा, तो वही चलता रहा काफी दिन तक। फिर आपको ये माध्यम कैसा लगा कि जब जैसे ये सब चीजें सार्वजनिक रूप से बाधित हुई, तो फिर इंटरनेट पर बहुत सारी विकल्प निकल आए, लोगों ने इससे जुड़कर अपने को सहज करना शुरू किया, थोड़ा इसमें आप भी शामिल थी? मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो गया इंटरनेट, क्योंकि मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं हूँ। और हाँ, इतना अभी तक उतना यूज ही नहीं किया है इंटरनेट को। हाँ, थोड़ा हाँ, सा फेसबुक देख लिया कि क्या देख लिया, जस्ट टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू काइंड ऑफ थिंग। बट मतलब ज्यादा इस माध्यम से गाना या गाना पेश करना वो तो हुआ ही नहीं है। और हम्म, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में भी हाँ, मेरा इतना रुचि नहीं था, क्योंकि एक तो हाँ, मुझे हाँ, साउंड अच्छे से नहीं मिलता है, कभी कभी वो डिटेलिंग नहीं हो पाता है सिखाने में भी। हम्म, तो किया है मैंने ऑनलाइन क्लासेस, पर आई डोंट एंजॉय इट वेल। तो जी जी। मतलब अ, उतना ये माध्यम को यूज ही नहीं किया है मैंने, पर अभी तो मतलब और कोई विकल्प ही नहीं है तो यही हो रहा है। इधर जो एक परंपरा जहाँ से आप आते हो, मैं कल आपकी वेबसाइट पर गया था और पढ़ रहा था, जी। तो उसमें जो मंजू दीदी का नाम आया आपके गुरुजनों में, हम्म। तो क्या शुरू में कुछ वादन की शिक्षा ली थी आपने? बिल्कुल। वादन से शुरुआत? बिल्कुल। अ, मैं बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली से हूँ सुनील जी, इन द सेंस कि हम लोग बिजनेस फैमिली से है, पर हम्म, संगीत का माहौल, मतलब मेरे घर में कोई कलाकार, 7 पीढ़ियों में कोई कलाकार नहीं हुआ है, तो हम्म, मतलब संगीत का माहौल नहीं था मेरे घर पर। तो जी। सब लोग बहुत अच्छे से सुनते थे, और कलाकार घर पे आते थे, हम लोग प्रोग्राम सुनने जाते थे। मेरे माता पिता बहुत क्लासिकल म्यूजिक में रुचि रखते थे, बट एज हम्म, सच देयर वर नो आर्टिस्ट इन द हाउस, मतलब घर पे हम्म, गाना गाना नहीं हो रहा था। हम्म, हम लोग पापा मम्मी मुझे सुनाते थे संगीत, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे घर में सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक बजता था, ना कोई रेडियो, ना कोई कुछ भी नहीं। तो बहुत छोटे पने से सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक ही सुना था। और मुझे हर बच्चे को वो इंस्ट्रूमेंट से लगाव जल्दी हो जाता, तो हाँ, सितार सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे सितार ही सीखना है। तो मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की उम्र थी मेरी। तो और मंजू बहन बहुत नजदीक रहती थी हमारे घर घर के, तो हम्म, मेरी मम्मी मुझे वहां लेके गई मंजू बहन के वहां, और उनसे सितार की तालीम स्टार्ट हुई। तो मतलब हम्म, 7-8 साल मंजू बहन, मैंने 10 साल सितार बजाया, टू द एक्सटेंट वाह कि वाह, कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया, और ओमकारनाथ ट्रॉफी सितार में भी जीता मैंने। तो अच्छा मैं अच्छा, म्यूजिकली वाह, तो टैलेंटेड थी, वैसा मेरे गुरु लोग कहते थे और माता पिता कहते थे। उस समय तो उतना
जैसे मैंने कहा कि कोई माहौल नहीं था और मैं बार बार मम्मी पापा को कहती थी कि मुझे यही करना है, मुझे यही सीखना है। बट एज आई सेड कि घर में कोई म्यूजिशियन नहीं था, तो उनको भी शायद कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये कैसे परस्यू करेगी, कि कैसे करियर बनेगा। तो मतलब एक एक हॉबी की तरह मैंने म्यूजिक को लिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो सितार 8-10 साल सीखा। तब मंजू बहन ने मेरे मम्मी को कहा कि इसको सितार में आप आगे, अगर म्यूजिक में आगे करना है तो उसको गाना सिखाइए। तो अच्छा। वैसे गाना वैसे स्टार्ट हुआ कि सितार को आगे बढ़ाने के लिए गाना तो सीखना ही पड़ेगा, राग तो सीखना ही पड़ेगा, रागदारी। तो उस हिसाब से मैं विलासराव खांडेकर करके यहाँ के बहुत बड़े गुरु थे, किराना घराना से वो बिलोंग करते थे, तो उनसे मैंने स्टार्ट किया। वो करीब मैं 8th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में तब गाना स्टार्ट हुआ। तो अगेन वैसे हुआ कि विलासराव जी वो बहुत एक रिजिड मेथड में, वो अखिल गांधर्व के मेथड में सिखाते थे और वो एग्जाम दिलवाते थे, जैसे विशारद और ये सब जो अखिल गांधर्व का सिलेबस वगैरह है, उस हिसाब से सीखना हुआ मेरा। तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग क्लास पद्धति में जैसे सीखते हैं बच्चे, वैसे सीखना स्टार्ट हुआ। मैं मंजू दीदी से हमारा बहुत अच्छा अपनापन है और मैं उनको बहुत श्रद्धा रखता हूँ। जी, उनका मैंने पूरा व्यक्तित्व और व्यवहार देखा। जी। तो उनकी आपको क्या क्या बातें बहुत खास लगी जो आपको एक गुरुजन के रूप में आप महसूस करती हैं कि ये एक किसी भी गुणी गायिका या कलाकार के व्यक्तित्व में होनी चाहिए, जो उनको अलग से मंजू बहन बहुत बहुत सिंपल है और बहुत देती है, बहुत मतलब बहुत कम ऐसे गुरु है जो खुल के दे पाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो मंजू बहन ने बहुत प्यार दिया, खूब अच्छे से सिखाया। तो मैं तो उनके घर के जाती, उनकी बेटियों की उम्र की हूँ मैं, तो हम 3 बच्चे साथ में बैठ के सीखते थे। तो सारा वेकेशन टाइम वही खाना पीना, वही रहना, उस हिसाब से सिखाया। तो बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा में जो ट्रेडिशन में सिखाया मंजू बहन ने। तो मेरे संगीत के संस्कार वहां से स्टार्ट, मंजू बहन के घर, और संगीत का जो रुचि डेवलप हुआ वो भी वहीं से डेवलप हुआ, क्योंकि मंजू बहन का घराना तो बिल्कुल म्यूजिशियंस फैमिली था। तो मेरा संस्कार और म्यूजिक का अप्रोच, कैसे उठक बैठक होता है, कैसे कलाकारों को मिलते हैं, कैसे उस माहौल में रहते हैं, वो सारा उनके घर से हुआ। तो मैं बिल्कुल उनको गुरु मानती हूँ और बहुत आज भी उतना ही प्यार करते हैं मुझे। अभी भी मेरे इंस्टीट्यूट में वो आते हैं और रेगुलरली मुझे गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो वही प्यार आज भी है उनके। आपने बहुत अच्छी बात की कि उनका सबसे बड़ा गुण उनकी सादगी है, और उसके बाद जब वो सितार छेड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चमत्कार हो गया। जी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत, और बहुत सहज है, बहुत ही सहज है। आपको नंदन जी की भी याद होगी? बहुत सारी, बहुत सारी। नंदन भैया भी बहुत प्यार करते थे और बहुत पजेसिव थे मेरे लिए, बहुत मतलब हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, उस तरीके से बात करते थे। तो मेरे माता पिता बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि तुमको सौंपा है उस घराने में, उस ये परिवार को, और अब तुम को जैसे ही अपना करियर बढ़ाना है, ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो मेरे माता पिता के लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट था नंदन भैया और मंजू बहन का। वो जो उनकी संस्था सालाना कार्यक्रम करती है, उससे भी आप, हाँ, उससे भी आपको जुड़े रहने के अवसर मिले होंगे कई बार। जी, वो तो मैं करती रही, एज ए स्टूडेंट भी करती रही, क्योंकि करीब करीब 11th या 12th स्टैंडर्ड तक मैंने सितार बजाया फिर। हाँ। और फिर 11 कक्षा में मुझे लगा कि आई वॉज डूइंग टू मेनी थिंग्स, क्योंकि गाना भी चल रहा था, सितार भी चल रहा था, पढ़ाई, मैं साइंस स्टूडेंट थी, अच्छी स्टूडेंट थी, तो मतलब पढ़ाई
चल रहा था, तो इतना सारा चीज और बहुत ज्यादा मतलब बच्चों पे बर्डन बन जाता है। तो एक हाँ। समय वैसे आया था कि मुझे चूज करना था कि मुझे फाइनली क्या करना है। तो बहुत डिस्कशन हुआ नंदन भैया से, मंजू बहन से, कि अब एक चीज करना है अगर कुछ आगे बढ़ना है तो देन आई चोज कि मुझे गाना ही गाना है, क्योंकि वो एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो गाने में मेरा था। नॉट दैट कि मुझे सितार नहीं पसंद था, पर एक चीज अगर चूज करनी हो तो मुझे गाना करना था। तो और सबका एडवाइस लेके फिर मैंने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अपना ध्यान कम कर दिया सितार से और गाने पे फोकस किया। अभी मंजरी सिन्हा जी ज्वाइन हुई हैं दिल्ली से, वो भी इस अच्छा। कार्यक्रम में एक बार आ चुकी हैं और उनका भी हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अभी शायद आवाज नहीं पहुंचेगी मेरी। हाँ, एक ये जो गाने की फिर जो साधना आपकी शुरू हुई, सितार ठहर गया, जी। गाना आगे शुरू हुआ, इसमें फिर बनारस घराने का आकर्षण कैसे व्याप्त हुआ, वो उसके पीछे क्या कहानी या क्या प्रसंग है? वो ऐसे कि मतलब जैसे मैंने कहा कि विलासराव जी बहुत अच्छे शिक्षक थे और बहुत अच्छे से तालीम का मतलब बहुत स्ट्रांग तालीम था। उनकी हाँ। देखरेख में मैंने संगीत अलंकार किया, जो मास्टर्स डिग्री इक्विप होता है। फिर उन्होंने खुद मुझे कहा कि अगर तुमको आगे करना है कुछ तो डॉक्टरेट करो तुम, क्योंकि वो भी एक एकेडमिक बेंट के गुरु थे। तो यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं था उस समय, तो वो मुझे खुद लेके गए एमएस यूनिवर्सिटी पटना में। तो वहाँ नारायण राव पटवर्धन डीन थे, विनायक राव जी। जी के सुपुत्र राव जी। तो उनके अंडर मैंने एनरोल किया डॉक्टरेट के लिए। तो नारायण राव जी से मैंने सीखा 2 साल। नारायण राव जी तो ग्वालियर घराने के से थे और जी। अछूत राग, अनवट राग, 25 राग, मुझे वो भी एक अच्छे से तालीम दिया मुझे 25 रागों का अनवट राग के। फिर उनका तबीयत, उनका उम्र था तो वो उतना नहीं सिखा पा रहे थे। उस दौरान मैं थोड़ा सा भी करने लगी थी और सप्तक में भी गा रही थी। सप्तक में गाने का मौका मिला था 1-2 बार, और ऑडियंस में 1-2 बार गुरुजी पंडित राजन साजन जी थे, तो उनका खूब आशीर्वाद मुझे मिला। और मैं तो उनका गाना सुनती रही थी बहुत सालों से और पहले भी। बिल्कुल ऑ में थी, उनके गाने के बिल्कुल ऑ में थी। पर कोई मौका नहीं था, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं उनके पास कभी सीख पाऊंगी, कि जा पाऊंगी, कि कैसे आगे बढ़ूंगी। क्योंकि म्यूजिक को प्रोफेशन बनाना या करियर बनाना उस समय ना ही मैंने सोचा था, ना ही मेरे माता पिता के मन में वो एक आइडिया था। मैं तो बायोकेमिस्ट्री से मैंने बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया लाइफ साइंस से, और उस शायद एकेडमिक फील्ड में भी जाने का सोचा था मैंने 1-2 लेक्चर्स भी किए लाइफ साइंस फील्ड में, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं एकेडमिकली भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग करियर की पॉसिबिलिटी थी मेरे पास। उस दौरान मेरा शादी हुआ बहुत यंग एज में। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे से संगीत अप्रिशिएट करते हैं, वो खुद गाते भी हैं। और तो मैंने उनको बताया कि मुझे तो कुछ पढ़ाई नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ गाना गाना है। तो वो बोले कि क्या करोगी, कैसे जाओगी, किनसे सीखोगी। तो मैंने गुरुजी का नाम दिया कि मैं तो उनसे ही सीखना चाहती हूँ, मुझे तो बिल्कुल, मैं अभिभूत हूँ उनके गाने से। तो वो बोले कि तो ट्राई, मतलब लिखो, उनको पूछ तो सकती हो तुम, पूछो कि वो सिखाएंगे तुमको। तो मतलब
मैंने लेटर लिखा उनको, गुरुजी को, नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे जवाब देंगे या मुझे पहचानेंगे। पर हाँ। गुरुजी इतने इतने उदार, इतने बड़े दिल के हैं, तो मतलब तुरंत ही उनका वो चिट्ठी आया। उस समय तो चिट्ठी आता कि आ जाओ दिल्ली और अपना गाना सुनाओ, फिर हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पहुंच गए दिल्ली, और गुरुजी के सामने गाना हुआ। और फिर गुरुजी ने बहुत ग्रेशियसली ऑफर किया कि हम तुम्हारा गंडा बंधन करेंगे, और सोच लो कि एक बार इस ट्रेडिशन में आओगी, फिर हम गंडा बांधे बिना तुमको नहीं सिखाएंगे, और एक बार गंडा बंध जाएगा, फिर तुम्हारा कमिटमेंट उस लेवल का चाहिए मुझे, तभी हम सिखाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल तैयार थी, तो मैंने कहा हाँ मैं तो सीखूंगी, और कुछ नहीं करना है मुझे। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मेरा डॉक्टरेट उस समय छूट गया। तो मैं जो नारायण राव जी से डॉक्टर कर रही थी, तो गुरुजी ने बोला कि तुमको अगर डॉक्टरेट करना है और एकेडमिकली परस्यू तो कर सकती हो, फिर वो सब खत्म करके हमारे पास आना। तो मैंने तो बोला कि नहीं, कोई डॉक्टरेट अभी नहीं करना है, मुझे तो आपके पास सीखना है। तो उस जो मैंने एनरोल किया था डॉक्टरेट में यूनिवर्सिटी से, वो मैंने फिर ड्रॉप कर दिया और गुरुजी से सीखना स्टार्ट। वो लगातार स्टार्ट है, 25 साल हो गए। अच्छा, आपको वहाँ दिल्ली जाके रहना पड़ा हुआ कुछ समय? मैं एवरी मंथ जाती थी उनके घर ही रहती, और उनके पास रह के हर महीने हफ्ता 10 दिन जाती थी। लगातार 8-10 साल वो सिलसिला चालू रहा। फिर मैंने ऑडिशन वगैरह गुरुकुल किया। हाँ बिल्कुल, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं, के घर पर रह के अपने बच्चे। मैं कह रहा एक उनका गुरुकुल वहाँ भी है शायद, देहरादून के पास। वो तो लेट बना गुरुकुल, जब मैं जाती थी अच्छा, तब तो उनके घर रह के अच्छा सीखती थी। जी, तो देहरादून का गुरुकुल वो बाद में बना। 2006। मैंने तो गुरुजी से स्टार्ट किया 93 में जाना। वो लगातार बनारस घराने की जो खास बातें थी, जो उस पूरी ट्रेडिशन को जो शताब्दियों से चली आ रही है, एक सिद्धेश्वरी देवी जी की, एक सविता देवी जी की, एक गिरजा देवी जी की, एक इधर पंडित जी के परिवार और कुटुंब से, तो इन सब में कुछ कुछ बहुत सूक्ष्म सा कुछ थोड़ा अंतर है। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि मैं बनारस घराने को मैंने चूज नहीं किया था, मैंने गुरुजी को चूज किया था। मतलब उनकी गायकी को चूज किया था। जब मतलब मैंने सोचा कि मुझे सीखना है तो मुझे पंडित राजन साजन जी से सीखना है, नॉट नोइंग कि बनारस घराना की क्या परंपरा है। मैं उतना प्रभावित थी गुरुजी के गाने से या उनकी गायकी से। तो फॉर मी बनारस घराना वॉज पंडित राजन साजन मिश्रा। फिर जैसे जैसे सीखते गए, समझे वो परंपरा, वो ट्रेडिशन, तो फिर वो तालीम उस हिसाब से होने लगा। पर मैंने जब स्टार्ट किया तो सिर्फ देखा था गुरुजी को और मेरे लिए बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि जब मैं शुरू में गई तो गुरुजी बोले कि कैसे सीखोगी हमारे पास, हम तो 2 लोग हैं, तुम्हारे 2 गुरु होंगे, हमारा गाना जुगल गाना है, मेल सिंगिंग है, तो ये कैसे अडॉप्ट करोगी तुम अपने गाने में। पर द आइडिया वाज, उनका थॉट और गाना थे, कैसे वो देखते, वो मेरे लिए बहुत एक इंट्रीगिंग और बहुत एक्साइटिंग बात थी कि एक पूरा नया अप्रोच था गाने का, और मुझे वो समझना था, वो सीखना। बंजरी दीदी ने पूछा है कि आपके शोध का विषय क्या था पटना में?
मैंने उस समय की एस्थेटिक पे जब पटवर्धन जी से स्टार्ट किया, तब एस्थेटिक्स ऑफ अ बंदी पे मेरा रिसर्च था। और अभी जाके मैंने जो किया है, क्योंकि उस समय जैसे मैंने कहा कि ड्रॉप्ड दैट रिसर्च प्रोजेक्ट क्योंकि गुरुजी से गाना स्टार्ट किया। और अभी 2016 में मैंने डॉक्टरेट फिर से एनरोल किया, तो और 2018 में मेरा डॉक्टरेट कंप्लीट हुआ है। और वो टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ बनारस घराना एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित राजन साजन मिश्रा एज वाग्यकार्स। गुड। ये तो मुझे वही बनारस घालोर करना था, और स्पेशली बिकॉज बनारस घराने में एक घराने की तरह गायकी की तरह नहीं हो रहा है। किराना मानते हैं बाकी सब, पर बनारस घराने का एक ठुमरी के घराने के लिए होता है या के घराने के लिए हो रहा है, पर ख्याल के घराने के लिए बनारस घराना नॉट पर्टिकुलरली नोन किताबों में। तो मुझे वो एक पूरा ट्रेस तो मैंने इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ बनारस घराना का विषय। और लॉजिक हमेशा ये लगता कि जिस घराने में इंस्ट्रूमेंट है, बनारस ही एक ऐसा एक ही मात्र घराना है विच इज नोन फॉर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, विच इज नोन फॉर डांस। तबले का घराना है बिल्कुल बनारस का, डांस का घराना है, इतने सारे म्यूजिशियंस वहां से निकले, ठुमरी का घराना है, तो ख्याल का घराना कैसे नहीं हो सकता है ना। तो जब इतने सारे विधा वहां से निकले हैं तो ख्याल भी तो होगा ही। सही बात। तो और फिर भी उल्लेख नहीं हुआ है, जबकि बनारस तो घड़ रहा है विद्या का और संगीत का। इतने सारे कलाकार, आप कबीर चौरा पे चले जाए तो एवरी नेक्स्ट होम इज ऑफ एन आर्टिस्ट, इतने सारे कलाकार हैं। तो वहां कैसे नहीं होगा ख्याल का परंपरा। सही बात। लेकिन ये जरूर है कि एक कलाकार को गायन में अपनी निपुणता हासिल करने के साथ साथ उसका व्याकरण भी अर्जित करना होता है और उसका अध्ययन भी। तो ये दोनों चीजें जैसे आपने की हैं, गायन के साथ साथ आपने उसको शोध में भी लिया, अध्ययन में भी लिया, वही बातें आगे चल के काम आती है। क्योंकि जब आप व्याकरण से रिच हो जाते हैं तो फिर आप परफॉर्मेंस से भी उसका प्रभाव उस पर झलकता है। इसको दो तरीके से लिया जाता है सुनील जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एकेडमिक बेंट जब ज्यादा बन जाता है तो हम वो एनालाइजिंग में पड़ जाते हैं। वो जो म्यूजिक का एक टोटल अप्रोच है, जैसे हम जब स्टोरी टेलिंग करते हैं तो वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ द ग्रामर, है ना। तो एक स्टोरी को एक एज एन आइडिया हम प्रस्तुत करते हैं, तो एक राग को एक एज एन आइडिया या तो स्टोरी की तरह प्रस्तुत करते हैं। उस समय अगर हम ग्रामर का सोचने लगे तो वो स्टोरी का कंप्लीशन या एक प्लॉट नहीं बनता है, एक सोच कंप्लीट नहीं होती। तो आई फॉर मी वो दोनों प्रोसेसेस बहुत अलग थे और बहुत मुश्किल थे। जैसे मैंने कहा कि मैं साइंस बैकग्राउंड से, और मेरा सोच पहले से वो एनालिटिकल था। मेरे घर का माहौल भी, माय मदर वाज अ प्रोफेसर, तो मतलब मेरे घर का माहौल भी एकेडमिक था। तो मेरे पास सोचने का और कोई तरीका नहीं था। इट वाज टोटली एकेडमिक एंड आई वेंट आल्सो वे। पर जैसे मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने अनलर्न किया सारा, क्योंकि गुरुजी का गाना इतना मिस्टिकल था और इतना होलसम था। तो पहले तो वो अनलर्न करना पड़ा कि हर चीज को एनालिटिकली नहीं देख रहे, हर चीज को नाप तोल के नहीं देखना है।
उसको एक जी जी। पूरी फॉर्म की तरह देखना, एक ख्याल की तरह देखना, एक सोच की तरह देखना। तो इट हाँ। वाज लर्निंग एंड अनलर्निंग, वो दोनों हम्म। प्रोसेसेस अलग प्रोसेस थे। तो पहले इंटरनलाइज करना म्यूजिक को, फिर उसको एक्सटर्नलाइज करना, दो प्रोसेसेस है ना। पहले तो खुद महसूस करना, खुद समझना, और फिर उसको प्रस्तुत करना। तो जी। एक एक अलग तरीके का पूरा experience था मेरे लिए। एंड सिंस एज आई सेड कि मैं उस बैकग्राउंड से बिल्कुल ही नहीं थी, कि मुझे सब अलग लग रहा था। मुझे लगा कि संगीत वाज विद्या, शास्त्र विद्या, पर उसको एक मिस्टिकल फॉर्म, एक रोमांटिक फॉर्म देना, वो मेरे लिए नई बात थी, और वो मैंने गुरुजी से सीखा। तो इट वाज अ सेपरेट प्रोसेस टू लर्न एंड देन अनलर्न, और फिर अगेन गोइंग बैक टू एकेडमिक्स, क्योंकि मैं उसी तरह से संगीत को समझी हूँ और मैंने उसी तरीके से सीखा है। तो जब मुझे यूनिवर्सिटी में सिखाने का, टू स्टार्ट अ डिपार्टमेंट का मौका मिला, तो मैंने दोनों मेथड्स को कंबाइन किया है हमारे डिपार्टमेंट में, गुरु शिष्य परंपरा को एंड द यूनिवर्सिटी मेथड, विच इज अ वेरी यूनिक प्रोग्राम एट द गुजरात यूनिवर्सिटी। परफॉर्मेंसेस कब से शुरू हुए आपके? शुरू से, मतलब 95-96 से, पर अच्छा। उतना रेगुलर नहीं। जब गुरुजी के पास जाने लगी तो 2-3 साल तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया। उसके पहले छोटे छोटे मोटे प्रोग्राम्स करती थी, फिर गुरुजी के पास गई तो 3 साल बिल्कुल ही बंद था, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने ऑडिशन दिया, दिल्ली से ही गुरुजी ने बोला कि तुम यहीं से ऑडिशन दो, और हमारे हाँ। सामने ही दिल्ली से मैंने गाया 10 साल। तो क्योंकि मैं लगातार ट्रैवल करती थी अप एंड डाउन अहमदाबाद दिल्ली, तो ऑडिशन भी दिल्ली से दिया, गाना भी दिल्ली से हुआ, और फिर धीरे धीरे प्रोग्राम्स बढ़ने लगे। पर 2011 में अगेन मुझे एक अलग अपॉर्चुनिटी मिला कि गुजरात यूनिवर्सिटी में मुझे ऑफर दिया गया फ्रॉम द वाइस चांसलर कि आप डिपार्टमेंट स्टार्ट करो यहाँ म्यूजिक का, क्योंकि अभी तक वो सरप्राइजिंग है कि अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में म्यूजिक डिपार्टमेंट था ही नहीं गुजरात यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा, वाह। तो 2011 में मैंने म्यूजिक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया यहाँ। एक तरह से वो वहां से शुरुआत हुई, एक बिगिनिंग जो है। एक फॉर्मल म्यूजिक, ब्रिंगिंग लिटरेसी टू कल्चर, तो हमारा हाँ, उससे मोटो। बहुत सारे कलाकारों जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तो बना होगा। जी ये बिल्कुल। आश्चर्य है कि और मतलब ऐसा। बच्चे हमेशा ये, पेरेंट्स ज्यादा को, उनको ये चाहिए कि कोई डिग्री मिल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं, और वो बिल्कुल कंसर्न है हर पेरेंट्स का कि अगर ये बच्चा 5 साल पढ़ेगा तो रिटर्न में क्या मिलेगा उसको। हर पेरेंट तो चिंता करता है ना, क्योंकि म्यूजिक और ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स तो वो अनसर्टेनिटी है ही है वो करियर में। तो एक ये हाँ। डिग्री होने से एक फॉर्मल और वो डिग्निटी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इट वाज गोइंग बैक टू एकेडमिक्स एंड अगेन कंबाइनिंग द गुरु शिष्य परंपरा एंड academic method of learning and teaching music. So it was more about learning than teaching. मतलब बच्चे ज्यादा, हम तो क्या सिखा रहे हैं, वो सीखना चाहते हैं बच्चे इस मेथड से। हाँ, वो तो जब तक रास्ता बंद है तब तक बंद है, लेकिन जब खुलेगा तो फिर मैंने देखा अभी जी मैं संयोग से पिछले महीने या एक और महीना, 1-2 महीना हो गया, रोहिणी रेड्डी जी से बात कर रहा था, शायद आप जानते हो, शिल्पकार हैं और गुजरात बिल्कुल। को बिलोंग करती हैं। जी जी तो जी उन्होंने भी अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि स्कल्पचर में प्रवेश ही नहीं दे रहे थे, बोले तुम तो लड़की हो। उनको लग रहा था कि ये लड़की कैसे पत्थर उठाएगी, लेकिन उन्होंने फिर क्या कमाल किया। वो तो अपने से बड़े पत्थरों को भी तराश देती है और आकार गढ़ देती है।
तो ये सब आप जैसे कलाकारों का एक जुझारूपन है कि जैसे अब आपने भी वहां पर वो विभाग खोला संगीत का, नहीं तो उससे पहले सेल्फ एफर्ट से जो जितना बन जाए कर जाए। गुजरात जी, गुजरात है ना कि इट्स अ बिजनेस कम्युनिटी सुने तो हाँ वैसे बहुत ओपन माइंडेड कल्चर है, सब कुछ है। संगीत को प्रोफेशन की तरह लेना और संगीत को एक फुल फ्लेजेड करियर की तरह देखना, वो बहुत इजी नहीं है यहाँ। सो हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमेशा होता है कि व्हाई वुड यू वांट टू डू इट, क्यों करना है आपको। जब आप अच्छे से एक और करियर बना सकते हैं, यू आर कंफर्टेबल इन लाइफ, एक अच्छा दूसरा करियर है, तो म्यूजिक क्यों चूज करेंगे। आप म्यूजिक को हॉबी की तरह रखिए, व्हाई म्यूजिक एज अ प्रोफेशन, लाइक फुल टाइम एक्टिविटी। तो हमेशा यहाँ के जितने भी कलाकार है या जो भी गाते बजाते हैं, वो म्यूजिक को ज्यादातर हॉबी की तरह देखते हैं, नॉट एज अ करियर हाँ ऑप्शन। ये यहाँ का कल्चर है। तो उसमें कुछ पाथ ब्रेकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। एक दूसरी तरफ ये है कि वहाँ का जो पारंपरिक संगीत है, लोक संगीत है, वो पूरे देश में सर चढ़ के बोलता है। बहुत पॉपुलर जी। यहाँ का सुगम संगीत, यहाँ का लोक संगीत खूब पॉपुलर है, इसीलिए क्योंकि ये सब जो विधा है वो आप पार्ट टाइम कर सकते, हॉबी की तरह कर सकते हैं। क्लासिकल विधा ऐसी है कि आप उसको हॉबी की तरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना समय देना पड़ता है तो कि यू कांट बी डूइंग एनीथिंग एल्स। अगर मैं कहूँ मैं ये भी करूं और ये भी करूं और प्रोफेसर भी बनूं और ये भी सिखाऊं और गाना भी गाऊं, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसी में इतना समय, वो इट ड्रेन्स यू इमोशनली, फिजिकली, समय उतना चला जाता है कि आप और कुछ करने का सोच ही नहीं सकते। तो इट्स आइदर योर करियर ऑप्शन या आपका प्रोफेशन है। हॉबी तो नहीं हो सकता है मुझे ऐसा। अगर हॉबी है तो मतलब सुनने का हॉबी हो सकता है या थोड़ा बहुत आप गा ले, बट इफ इट्स अ करियर ऑप्शन तो आपको बहुत समय देना। कुछ गुरु की बंदिश या जो आपको स्वयं सुहाती हो, कोई रचना सुन सकते हैं अभी? मैं कोशिश करती हूँ। जो आपको अपनी ओर से सबसे ज्यादा पसंद हो और अक्सर आप गाती हो। एक गुरुजी की मारू बिहाग की बंदिश है, वो थोड़ी सी अनयूजुअल है क्योंकि वो ठुमरी की तरह उसको बहलाते हैं और मारू बिहाग श्रृंगार का राग है। उसकी शब्द सुंदर है। रात के अलसाए पिहरवा, सेजरिया नहीं आए पिहरवा। तो मैं वो गाती। स्वागत रात के अलसाए पिहरवा, रात के अलसाए पिहरवा, सेजरिया नहीं आए पिहरवा, रात के अलसाए पिहरवा। काहू का सौतन का पिहरवा, रात के अलसाए पिहरवा। तो ये बहुत अनयूजुअल सी बंदिश है मारू बिहार का। ये खुद गुरुजी ने लिखा भी है
और हाँ, गायक ऑफ कोर्स किया है, तो लिखावट भी उनकी ही है। अच्छा अच्छा। ऐसे कई अवसर भी रहे होंगे जब उनके साथ भी आपसे गाया होगा बैठ के किसी कार्यक्रम में? उनके साथ कभी बैठ के नहीं गाया। पहले तो वो दो लोग हैं, उनका जुगल गाना है, और मेल फीमेल सिंगिंग में तो ये है कि वो सुर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम्म, मतलब गुरुजी ने कभी उनके पीछे नहीं गवाया। पर बहुत सारे कार्यक्रम में उन साथ मैंने ट्रैवल किया है, तानपुरा छेड़ा है, उनके पीछे बैठ के सुना है, समझा है, सीखा है, पर साथ में कभी नहीं गाया, नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन ऐसी कई सभाएं हुई होंगी जिसमें उन्होंने आपको गाते हुए सुना होगा? हाँ, बहुत बार, बहुत बार। और कभी कभी तो शुरू में तो पहले मेरे प्रोग्राम दिल्ली में प्रोग्राम था, तो आई थिंक इंडियन इंडियन इंटरनेशनल में प्रोग्राम था, और मैं उस समय गुरुजी के घर पर ही थी और प्रोग्राम था, तो वो हमेशा की तरह बोलते थे कि हाँ जाओ गा के आओ, फिर हम तुमको पिकअप करने आ जाएंगे। और मैं उनको मना भी की थी कि आप इसी समय पे आइए, तो आपको सुनने का जरूरत नहीं है, मुझे पिकअप करने के लिए आ जाइए। तो मैंने मना किया था उनको कि आप मत आइए सुनने। तो मैं अपसेट नहीं हूँ, और मुझे वो नहीं करे, इसलिए मुझे कहा था उन्होंने कि मूड बना के अच्छे से गाना। फिर अचानक ऑडियंस में मैंने देखा एक हैट पहने हुए कोई पीछे बैठा बैठा था, तो मैंने देखा कि ये हैट कौन इस समय पहन है, तो फिर गुरुजी बैठे हुए थे हैट पहन के। तो मतलब पहले सुने पूरा प्रोग्राम बहुत। और अभी तो आते हैं, पर शुरू में अभी भी मुझे तकलीफ होता है उनके सामने, उनको क्या सुना है, उनके सामने क्या गाए, तो हमेशा नर्वस हो जाती है उनके सामने गाने में। पर सुनते तो हैं, जरूर सुनते हैं। और उनसे तो क्या छिपा है, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। हर स्टूडेंट का कंप्लीट फ्लॉज या हर स्टूडेंट का अच्छाई बुराई गुरु तो जानते ही है, पर स्टूडेंट को हमेशा ये होता है कि गुरु को इम्प्रेस करना होता है, या गुरु को इम्प्रेस तो क्या पर खुश करे, कि गुरु को संतोष हो। इसलिए वो एक झिझक सा रहता है मन में कि गुरु अगर सामने बैठे हैं तो गाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनके साथ, क्योंकि उन्हीं का तो दिया हुआ है सब कुछ, उन्हीं का स्टाइल हम गाने करते हैं, तो थोड़ा सा एक स्ट्रेस टेंशन हो ही जाता जबकि उस सामान्य व्यवहार में कितने उदार और कितने मिलनसार हैं दोनों भाई साहब। तो जैसे मैं कई बार उनसे बात करता हूँ तो देखता हूँ कि इतनी सहजता और इतना इतना अपनापन देकर बात करते हैं कि बात शायद बीच में है। नेटवर्क की वजह से। बहुत बहुत सहज, बहुत, बहुत प्यारे लोग हैं, पूरा परिवार बहुत बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, है। और मतलब कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं है वो रिलेशनशिप में, बिल्कुल ही नहीं है। पर फिर भी गुरु तो गुरु, तो थोड़ा सा वो, पर उनकी तरफ से वो हम्म। खासतौर पे जब ये एक उनकी अपनी पद्धति है सिखाने की, तो उसमें क्या बहुत तगड़ा रियाज वगैरह शामिल होता है, या कुछ बातें जैसे मैंने देखा है कि जब वो प्रस्तुत मंच पे गा रहे होते हैं, गाने को बैठते हैं, तो आरंभ में सब बता देते हैं कि वो आखिरी तक क्या करेंगे, फिर बीच में रुकते नहीं। जी ये कुछ स्टाइल आपने भी फॉलो किया है ना? जी जी। तो हम लोग जब जाते थे शुरू में, तो रियाज तो खूब करवाते थे, और वो खुद सामने बैठ के, वो भी अगर हम लोग 7 घंटा बैठे हैं तो वो भी सामने 7 घंटा बैठते थे, तो हम्म। उतना समय एज अ गुरु। और जी। रियाज भी दूसरे दिन गाते हैं, तो ये था कि अगले दिन का याद होगा तभी दूसरे दिन कुछ और करवाएंगे, वरना
जब तक स्टूडेंट्स का 2-3-4 घंटे का अपना खुद का रियाज नहीं होता था, वो कुछ नया नहीं सिखाते थे। तो हार्डकोर एक सिंगिंग का भी एक रियाज था, पर उसके साथ बातचीत भी खूब, अभी भी खूब बातचीत होता है, और एग्जाम्पल्स देके सिखाते हैं कि ये राग को कैसे देखोगी, ये राग में तुमको क्या दिखता है, तुम्हारा नजरिया कैसा है, हमारा नजरिया ये है, हमको ऐसे ये गंधार इसका ऐसा दिख रहा है, ये मध्यम का ऐसा दिख रहा है। तो मतलब खूब एग्जाम्पल्स दे के वो एक पूरा स्टोरी बना के वो राग को समझाते हैं। तो उनका वो जो सिखाने का अंदाज है वो भी बहुत यूनिक है। जैसे मैंने कहा, एक स्टोरी टेलिंग होता है मोर देन द ग्रामर, इट्स द एंटायर स्टोरी। वो ग्रामर की तरह संगीत को नहीं सिखाते, वो कहते हैं सुनो उसको, उसको महसूस करो, उसको सुनो, तुम्हारे मन में क्या क्या भाव आता है वो देखो, फिर वो राग ही तुमको रास्ता दिखाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक बार अगर आपके पास स्किल सेट है, आपको ग्रामर पता है, तो आपको बार बार ग्रामर रेफर करने का जरूरत नहीं है। आप ग्रामर के अंदर ही रह के आप अपना स्टोरी बनाओगे, है ना। तो राग का अगर आपके ग्रामर है, आपको वो राग का एक कैनवस है आपके पास, बाउंड्रीज आपको पता है कि गंधार ऐसे तरीके से गाएंगे, आप बार बार उसी को दोहरा के सोचने का नहीं है। यू आर स्टोरी का पूरा आप अगर समझ जाएंगे तो आप वो बाउंड्रीज में रह के ही, उस दायरे में रह के ही आप राग को देखेंगे, राग को इलेबरेट करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, वो अनलर्न, यू लर्न द ग्रामर एंड देन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द ग्रामर। अगर आप स्टोरी कर रहे हो तो बार बार ग्रामर देखें, या तो ये अगर प्रूव करना चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज में स्टोरी प्रस्तुत करना है, या आपको बहुत फ्लावरी लैंग्वेज यूज करनी है, तो स्टोरी का प्लॉट शायद नहीं खुलेगा, है ना। व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ thinking of the plot of the story, you are not thinking of the grammar, you are not thinking of how you use your language। तो आपको एक टोटलिटी में राग का मनन करना है, राग का एक सोच प्रस्तुत करना है कि आप उसको ख्याल। तो उनका सिखाने का भी यही पॉइंट था हमेशा कि राग तुमको रास्ता दिखाएगा। इतना ज्यादा एक बार ग्रामर देख लिया, सोच लिया, फिर उसको छोड़ दो। बार बार वही ग्रामेटिकल फ्रेज गाना, सॉरी, वही ग्रामेटिकल फ्रेजेस गाना या वही ग्रामर के बारे में सोचना राग नहीं हो सकता। सॉरी, 3-4 दिन से गला खराब चल रहा है मेरा। पानी पी लीजिए। जी। अब ये हाँ जी। एक तो ये हुआ कि गुरुजी से जो ज्ञान आप तक आया, जी। और आपसे अब आपके शिष्यों तक जो ज्ञान जा रहा है, तो वहाँ भी वो सब शिष्य भी विराज अमर जी को देखकर सीख रहे होंगे या घराने को देखकर? आई थिंक विराज को, क्योंकि जो मैं आज के युग में मैं नहीं मानती हूँ कि घराने से कोई गायकी को लिमिट करना चाहिए। इतने सारे इन्फ्लुएंसेस है ना सुनील जी, कि अगर मुझे कोई ग्वालियर की बंदिश सीखनी है, या मुझे कोई किराने की बंदिश सीखनी है, तो मैं सुन के सीख सकती हूँ। मैं अगर मेरे बच्चे को ये कहूँ कि मैं जो गाना गा रही हूँ वही सही, बनारस घराना ही सही है, तो आज के कितने स्टूडेंट्स वो समझ पाएंगे या मानेंगे। तो वो अप्रोच को खोल देना पड़ेगा,
हम रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच नहीं रख सकते हैं संगीत। घराना ट्रेडिशन है, परंपरा है, ऑफ कोर्स एक संस्कार है, पर उसको पकड़ के अगर हम बैठ जाए कि यही सही है और आपको यही करना है, तो वो तो बहुत लिमिटिंग हो जाएगा। और कला लिमिटिंग नहीं है ना। स्पेशली अभी के युग में तो हम अगर ये कहे कि आपको ऐसे ही आवाज लगाना है, आपको यही बंदिश गानी है, आपको ऐसे ही गाना है, तो नहीं करेंगे। और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि आर्ट को हम लिमिट नहीं कर सकते। आप एक ही गुरु के शिष्य देखे तो सब लोग अलग तरीके से गाते हैं, क्योंकि हर एक का गला अलग है, हर एक का सोच अलग है, हर एक का अप्रोच अलग है, हर एक का फीलिंग अलग है, हर एक का रेंज अलग है, हर एक का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अलग है। तो वो रट के तो ये गाना तो ऐसा नहीं है कि हम रटवा दे सबको कि यही करना है। अगर वैसा होता तो हम उसको ख्याल नहीं बोलते। और ख्याल तो इंडिविजुअल, हर एक का ख्याल अलग होता है। आपको संस्कार में एक ख्याल मिला है, फिर भी आप उस ख्याल से थोड़े से अलग हो सकते हैं। आपके माँ बाप ने कुछ आपको सिखाया है, पर फिर भी इट्स पॉसिबल कि आप उसको नहीं मानते हो, या आपको कुछ और करना है। और वो फ्रीडम तो हर एक आर्टिस्टिक तो वो एक आर्टिस्टिक फ्रीडम तो देना ही चाहिए हर स्टूडेंट को। नहीं देंगे तो बच्चे खुद ले लेंगे अपने से। और आप जब गुरुजी का गाना मान के चलती हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पंडित जसराज को नहीं मानती हूँ, या किशोरी या भीमसेन को नहीं मानती। वो एक से एक हर एक कलाकार इतने बड़े हैं। तो मेरा ही घराना अच्छा, मेरे ही गुरु सबसे अच्छे, वो तो सोच गलत है। और वो कहे वही ठीक है, बाकी सारे जो है सब गलत है, वो घराना पद्धति नहीं है मेरे हिसाब। और मॉडर्न टीचिंग वैसे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में भी जो पूरा कोर्स डिवाइस किया है, मैं जो फैकल्टीज आते हैं मेरे, वो अलग अलग घराने से मैंने लिए हैं। तो और मैं उनको सिर्फ राग दे देती हूँ उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, कि आप मेवाती घराने के जो गुरु है तो वो आप ये 4 राग सिखाइए, आप इंदौर घराने के गुरु है तो ये 4 राग आप सिखाइए, जो उनके खास खास राग हैं। तो बच्चों को भी एक पूरा कैनवस मिल जाता है ना, कि ये स्पेशलाइजेशन इनका है, और उनको एक अलग अलग एक्सपोजर भी मिलता है। तो जैसे मैंने कहा कि वो विराज का गाना सुनने आते हैं, या महेंद्र टोके जी का गाना सुनने आते हैं, या नीरज भाई, जो जितने भी फैकल्टी है, तो उनका गाना, नॉट दैट कि वो मेवाती का सुन रहे हैं कि बनारस का सुन रहे हैं कि इंदौर, उनको जो सिखाया जाता है वो अलग तरीके से सीख रहे। और मैं मानती हूँ कि वो एक्सपोजर तो मिलना ही चाहिए, उतना रिजिडिटी नहीं हमारे संगीत में, ये स्वतंत्रता देना चाहिए। और ये हमारा समय लगभग पूरा हो चला। जी बिल्कुल। बातें तो खैर बढ़ जाती हैं और हो सकती थी, पर ये 1 घंटे में बंद कर देगा। मेरे ख्याल आधा मिनट बचा हुआ है, तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। और यही कामना है कि जैसे पंडित राजन साजन जी की गायकी एक सिग्नेचर गायकी है, जैसे आपकी गायकी एक सिग्नेचर गायकी है, वैसे आपके शिष्यों की गायकी भी उसी तरह की पहचान बने। बहुत बहुत आभार। बहुत आभार।